सेकेंड, इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर भी करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। All right, children. So can you see the Google form on your screen? Tell me. No sir. नो सर। अभी नहीं? सर आ गया होगा बेटा, आ गया सबको? Tell me, is there anyone who haven't received the screen? आ गया बेटा स्क्रीन पे सब लोग? बोलो। Yes sir. Yes, sir. All right. So first question was, if the concentration of glucose C6H12O6 in blood is 0.9 gram per liter, answer is in gram per liter, that means it is strength of solution. What will be the molarity of glucose in blood? ठीक है, ये स्ट्रेंथ है, मीन्स 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो 0.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज? हैव यू कैलकुलेटेड? 180 समथिंग जो भी है, ठीक है। आप इसको मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। देन suppose if it is 180, then 0.9 upon 180, ठीक है, into 1 liter. Your answer would be, I think, 50 molarity, 50 molar. कितने? नहीं, 0.005 मोलर। कितने लोग का ये आंसर सही था? यस, सही था। Yes sir. ओके, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 0.9 अपॉन 180, वो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। फिर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर कितना है? 1 लीटर ही है, तो दैट आंसर विल रिमेन सेम, इट विल बी 0.005 मोलर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स given atomic mass of magnesium is 24, phosphorus is 31 and oxygen is 16. सबसे पहले क्या करेंगे, ये एटॉमिक मासेस को यूज करके मैग्नीशियम फॉस्फेट जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का मोलर मास निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा, उस मॉलिक्यूलर मास में देखिए कितने मोल्स ऑक्सीजन के हैं? 0.25 मोल। How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन? अब इसमें एक फॉर्मूला आप देखो, एक फॉर्मूला जो ये दिया हुआ है मैग्नीशियम फॉस्फेट का, इसमें कितने हैं टोटल मैग्नीशियम फॉस्फेट के? 1 मोल। तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम है? 4 × 2 8, मीन्स 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, या जो भी मास मोलर मास निकाल लिया, इतने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। सो 0.25 मोल ऑक्सीजन कितने होंगे? इसका मैग्नीशियम फॉस्फेट का मोलर मास आपने निकाला था, कितना आया था आपको याद है? डू एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट? निकालना पड़ेगा इसको। सो कितना हो जाएगा? 24 × 3 प्लस 24 × 3 magnesium plus phosphorus is 2 atoms of phosphorus, so 31 × 2, 31 × 2 plus oxygen 16 × 8, 16 × 8, 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 plus 62 plus 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 plus 4 128. So 7 plus 2, 4 plus 8, 12. Then 3 plus 6, 9, 9 plus 7, कितना हो जाएगा? 9 plus 7, 16, ठीक है। Then 1 1 2, यही आंसर आया क्या? 362, 262 मोलर मास, ठीक। सपोज मोलर मास इज 262. So 262 gram of magnesium phosphate contains 0.2
कितना, हाउ मेनी मोल्स, 8 moles of oxygen. So 8 mole of oxygen are present in 262 moles of magnesium phosphate. Therefore 0.25 mole of oxygen would be present in 262 upon 8 into 0.25. ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे. In this way you will get the answer, and the answer would be, I think, 0.0313 mole. You can see 0.0313 mole. Next is, which of the following weighs the maximum? किसका weight maximum होगा? 2.24 liter of CO2 at NTP. We know that 22.4 liters of any gas at NTP equals 1 mole. ठीक है, यहाँ पे 1 mole of CO2 का मास कितना होगा? Mass of 1 mole of CO2 will be 44 gram. 1 mole atoms of carbon. What is atomic mass of carbon? 12. ठीक है, 1 mole कितना हो गया? 12 ग्राम. 10 ग्राम ऑफ CO2. ये तो मास इज ऑलरेडी गिवन, 10 ग्राम. 10 ग्राम, इसका कितना हो गया? 12 ग्राम. इसका कितना हो गया? 44 ग्राम. ठीक है, और इसका कितना हो गया? इफ इट इज 1 मोल देन इट विल बी 22.4 लीटर. जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है? 2.24. यहाँ पे डॉट देखना, डेसिमल पॉइंट को देखना जरूरी है. जिसने डेसिमल ध्यान नहीं दिया उसका आंसर गलत हो जाएगा. तो अगर ये 22.4 होता तो इसका मैक्सिमम हो जाता या दोनों का बराबर हो जाता. ठीक है, लेकिन ये 2.24 है, इसलिए मैक्सिमम जो करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम वेट किसका होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. 1 mole molecules of CO2 will have maximum mass. ठीक है, next question is, if the uncertainty in position of an electron in an atom is 0, then the uncertainty in its momentum would be infinite. ठीक है ना, ये आपने पहले भी पढ़ा था कि जब भी पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 होगी तो मोमेंटम में इनफाइनाइट हो जाएगी. मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 0 होगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी. The orbital angular momentum for an electron revolving in an orbit is given by formula square root L plus 1 dot h upon 2 pi. The momentum of an s electron would be, we know that for s electron the value of L, that is azimuthal quantum number, is 0. ठीक है, so 0 plus 1 कितना हुआ? 1. 1 into 0 0. 0 का स्क्वायर रूट 0. 0 into h upon 2 pi 0. करेक्ट आंसर वुड बी 0. आ रही मेरी आवाज बेटा आपको? यस सर. ठीक है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें n प्लस एल रूल लगाएंगे और चेक करेंगे n प्लस एल किसका मैक्सिमम है. फर्स्ट केस में n इक्वल्स 3, l इक्वल्स 0, तो दोनों का सम कितना हुआ? 3 प्लस 0 3. इधर 3 प्लस 1 4. इधर 3 प्लस 2 5. 4 प्लस 0 4. So option C has maximum value of n plus l, that is 5. So correct answer would be option C. ठीक है, n plus l रूल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. Then what is the maximum number of electrons that can be associated with quantum numbers? n equals 3 मतलब थर्ड सेल का. l equals 1 means 3p ऑर्बिटल. m equals -1 इसका मतलब 3p x. और 3px में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो m is given, value of m is -1 means only 1 orbital px orbital is there, 3px orbital is there, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 2. नो नीड टू कैलकुलेट टोटल. करेक्ट ऑप्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. Following species are isoelectronic, means they have same number of electrons. They contain same number of electrons. Which one among the following is smallest ion? इसको कैसे निकालेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैंने आपको बताया था कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम then we have to see the atomic number. The element which has maximum
atomic number would have smallest atomic size. क्यों? Because number of electrons are same. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें ज्यादा होंगे उसकी साइज ज्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें मैक्सिमम होगा। अब आप देख लीजिए इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? सोडियम 11, एल्यूमिनियम 13, मैग्नीशियम 12, सिलिकॉन 14। सो करेक्ट आंसर वुड बी Si4 पॉजिटिव। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सभी में कितने होंगे? 10। 11 में से 1 चला गया, 10। 13 में से 3 माइनस हो गया, कितना बचा? 10। मैग्नीशियम 12 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 10। सिलिकॉन 14 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कितने बचे? 10। तो ऑल दिस स्पीसीज हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ विल यू डिसाइड which one have smallest ionic size? By observing their atomic numbers, or that is number of protons. The ion which has maximum number of protons or maximum atomic number would have smallest ionic size. Then this was a tricky question. The symbol for IUPAC name of element having atomic number 109 is, देखिए 1 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है? अन। 0 के लिए नील, n और 9 के लिए n। ठीक है, सो UNB, यहाँ B आ गया तो गलत है। B मतलब 2 के लिए यूज होता है, बारियम के लिए। UNE, U फॉर अन, N फॉर नील एंड E फॉर एनियम। तो UNE इज द करेक्ट सिंबल प्रोवाइडेड द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। इसका पहला लेटर अगर कैपिटल होता तो ये सही हो जाता है। यहाँ तीनों लेटर स्मॉल है। ये बेसिक सी चीज है बेटा कि कभी भी कोई हम जब सिंबल लिखते हैं एलिमेंट का तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सोडियम में भी Na लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल होता है। मैग्नीशियम में Mg लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल होता है। इसी तरीके से इसमें भी जो पहला लेटर कैपिटल होगा वही सही होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 बोथ आर सेम, स्पेल्ड सेम, बट आपको उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि फोर्थ में पहला लेटर कैपिटल है जबकि सेकंड में पहला लेटर क्या है? स्मॉल है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर D, UNE, in which U is capital letter. All right. Then the next is the first ionization energy of sodium, magnesium, aluminium and silicon are in the order. इसका आपको करेक्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। देखिए हमने आपको बताया था as we move left to right in the same period, the first ionization energy increases due to decrease in atomic size. जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, पहला रूल। दूसरा फिर आपको देखना पड़ेगा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो सोडियम की साइज सबसे बड़ी है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। आप देख लीजिए में सोडियम किसमें सबसे पहले? सभी में है, सोडियम का ऑप्शन गया। आप नेक्स्ट आ जाइए मैग्नीशियम। सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम की एटॉमिक साइज छोटी है सोडियम से। मैग्नीशियम सेकंड पोजीशन किसमें है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसके बाद इसका सिंबल्स भी आप चेक कीजिए। सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम, सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम, सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम। ऑप्शन डी में सोडियम इज मोर देन मैग्नीशियम, तो ऑप्शन डी तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचे अपने पास 3 के बाद नेक्स्ट हम आएंगे किसमें? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है कि नहीं? ठीक है, 2 8 3 होता है, 3 है इसका मतलब। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p3। सो 3p3 मीन्स इट इज हाफ फिल्ड। ठीक है, क्योंकि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6, और इसमें है कितने? 3। सो इट हैज हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। सिंस इट हैज हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। होना किसकी चाहिए? मैग्नीशियम की कम होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, क्योंकि मैग्नीशियम की साइज बड़ी है। लेकिन मैग्नीशियम का एस सबसेल जो है, अच्छा एक सेकंड दूसरा देखो, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। एस सबसेल इज फुली फिल्ड प्लस s orbital is more penetrated towards the nucleus. एल्यूमिनियम में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है फाइन, लेकिन इसमें मैग्नीशियम में आप देखिए ये भी है। क्या लग रहा है? s ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड और s ऑर्बिटल हैज ग्रेटर पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब आपको इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन? मैग्नीशियम। सो
सोडियम की कम होगी मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। ठीक है, एल्यूमिनियम के कंपेरिजन मैग्नीशियम की ज्यादा क्यों है? क्योंकि क्या एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और इसके साथ साथ इसमें ग्रेटर पिनेट्रेशन इफेक्ट है। बिकॉज अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकालना पड़ेगा? 3s2 से, और 3s2 फुली फिल्ड है। बिसाइड्स दिस 3s electron is more close to the nucleus, more penetrated towards the nucleus as compared to 3p electrons of aluminium. इसलिए मैग्नीशियम से 2s इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। Therefore, first ionization energy of magnesium would be greater than aluminium. और फिर अब क्या है, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है सिलिकॉन से, इसलिए एल्यूमिनियम की फिर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए क्या क्या लग गया। एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है, पेनेट्रेशन इफेक्ट भी लग गया, हाफ फिल स्टेबिलिटी भी लग गई, ठीक है, और फुलफिल स्टेबिलिटी वाला भी लग गया। और साथ में सिंबल्स को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि ग्रेटर देन का सिंबल है कि स्मॉलर देन का सिंबल है। अगर आपने सिंबल्स को केयरफुली ऑब्जर्व नहीं किया तो आते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सर एक डाउट था। हाँ बेटा बोलो। सर एक्स जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें हाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हाँ, पर अगर उसमें 1 हुआ तो क्या वो हाफ फील्ड माना जाएगा? हाफ फील्ड होगा वो, लेकिन देखो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड मान लेंगे, एस ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड, ठीक है, लेकिन हाफ फील्ड हैज वेरी लेस स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू फुल फील्ड। ओके सर। ओके, अब नेक्स्ट, among halogens the correct order of amount of energy released in electron gain is। इलेक्ट्रॉन गेन जब एलिमेंट करेगा तो किसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, किसकी कम होगी? सेम वैसे ही क्वेश्चन है। फ्लोरीन हम जानते हैं स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज है इसकी, और इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। पहले किसको आना चाहिए? अगर मैक्सिमम लोगे तो क्लोरीन आना चाहिए, क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन से, फिर फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होना चाहिए आयोडीन से। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का होता है, उसमें लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, इसलिए उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। सेकेंड ऑप्शन में आ जाएंगे, फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, सही है, बट क्लोरीन इज लेस देन ब्रोमीन, ये गलत है। ठीक है, अब क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए किससे? ब्रोमीन से, तो यहाँ पे सिंबल ही जो लगा है लेस देन का, इसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर नेगेटिव देन आयोडीन। दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये समझ में आ गया बच्चों? क्यों, इसका रीजन सबको समझ में आया? एनी डाउट? बोलो, जल्दी बोलो। कहाँ चले गए सब, सो गए? No, sir. हाँ, तो ये देखिए फ्लोरीन की क्या हो गई? लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ये बात सही है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसमें ज्यादा है, इससे जब भी कोई आउटर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर जाएगा तो उसको रिपल्शन ज्यादा झेलना पड़ेगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कम होगी, इसलिए फ्लोरीन के केस में एनर्जी कम रिलीज होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब क्लोरीन इज स्मॉलर and it has greater effective nuclear charge, so its electron gain enthalpy is maximum and it will be greater than bromine also, and bromine more electronegative है आयोडीन से, इसलिए ब्रोमीन की ज्यादा होगी किससे? आयोडीन से। बाकी सब गलत है, only option C is correct। which of the following at ordinary temperature and pressure exist as linear polymer? लीनियर पॉलीमर है मतलब स्ट्रेट लाइन में कई मोनोमरिक यूनिट्स ऐड हुई हैं। Large number of molecules are combined together in linear fashion due to extensive hydrogen bonding। एक प्रकार से देखा जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन है, और साथ में ये किसका है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंट, ठीक है,
इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब भी ये मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो लीनियर पॉलीमर नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, जिगजैग पॉलीमर बनेगा। HCl, HCl भी कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन है, सॉरी, ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है और ना नाइट्रोजन है। तो HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। थर्ड ऑप्शन इज HF, ठीक है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और HF एक लीनियर मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है हाइड्रोजन, उसके पास एक भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लगाएंगे इसमें, ठीक है। HF में एक भी लॉन पेयर नहीं है हाइड्रोजन के ऊपर, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर मॉलिक्यूल होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो लीनियर पॉलीमर बनेगा। NH3 again is trigonal pyramidal molecule due to presence of one lone pair of electron on nitrogen। जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो भी कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल या अदर जिगजैग मैनर्स में अरेंज होंगी। करेक्ट ऑप्शन विल बी HF। देन रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि एक सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। इस फर्स्ट कार्बन के साथ देखिए, पहला हाइड्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में एक और सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, फिर एक इस डबल बॉन्ड में एक और हो गए 4, ठीक है, फिर दो हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, 6 sigma bond and 2 pi bonds। Then which one of the following does not match correctly with respect to shape of molecules? आपसी मैचिंग है ये। NH3 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, सही है, मैच्ड है, प्रॉपरली मैच्ड है। विच इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है आपसे। क्यों ट्राइगोनल पिरामिडल है, क्योंकि नाइट्रोजन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। SF4 ऐसा लगता है CH4 की तरह टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन सल्फर पे यहाँ पे देखिए क्या है, सल्फर पे एक पेयर ऑफ लोन पेयर भी बच जाता है इसके ऊपर, सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें देखिए SF4 है, सल्फर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 में से 4 की बॉन्डिंग हो गई, बचा कितना, 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इट्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री गेट डिस्टॉर्टेड, ठीक है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी तो कैसा बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाएगा। देन ClF3 T शेप होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्टॉर्टेड इरेगुलर ज्योमेट्री है। XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है क्योंकि Xe सेंटर में और 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर शेप है इसका। तो करेक्ट ऑप्शन इज B, ठीक है, SF4 tetrahedral geometry, this is not correctly matched, rest all are correctly matched। Then if a molecule MX5 has 0 dipole moment, MX5 है मतलब 5 bonding pair of electrons है, 5 bonding pair of electron है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में भी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है, और 0 डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाली रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी है, काउंट कर लीजिए, S1 P3 और एक D, sp3d, और sp3d शेप में ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, विच इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी sp3d। समझ में आ गया बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट गूगल फॉर्म। ठीक, नाउ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा। हेलो, कम ऑन, स्विच ऑन। ये समझ में आया बेटा सब गूगल फॉर्म्स के आंसर? कितने लोगों ने गलत किए क्वेश्चंस में? गलती तो सबसे हुई, फुल तो किसी का नहीं है। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर की ओर। ओके,
So now I am presenting the descriptive question paper. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जिसके लिए आपने क्या किया है, मेरे इतना बार बार पढ़ाने के बावजूद आपने खूब गूगल किया है, गूगल बाबा का जय बोली है आपने खूब। और जिन्होंने गूगल बाबा की जय बोली है ना, उनके आंसर बहुत से गलत हैं, क्योंकि डाउट नट से आप लो या गूगल बाबा से लो, उसमें कोई भी स्टूडेंट कुछ भी फीडबैक डाल देता है और क्वेश्चंस की सेंसिटिविटी को समझता नहीं है और कुछ भी आंसर लिख देता है। फर्स्ट क्वेश्चन, a certain element A undergoes photoelectric emission when bombarded by one photon of indigo light. When the material containing same element was bombarded by two photons of red light with a total of same amount of energy as that of indigo photon, no electron was emitted. क्यों? Because at a time one electron can absorb only the energy of only one photon. So the photon which will have energy equal to or greater than threshold energy for photoelectric effect would create photoelectric effect. इंडिगो लाइट हम जानते हैं, जब आप विबग्योर लेते हैं ना, विबग्योर में आई पहले आता है, आई पहले आता है, इसका मतलब वी आता है फिर आई आता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन विबग्योर, जिसका जो पहले आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी ई इक्वल्स एच न्यू ज्यादा है। So इंडिगो लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसलिए सिंगल इंडिगो लाइट में भी थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल रही है, जबकि रेड लाइट लास्ट में आता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब उसकी एनर्जी कम है। सो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब उसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से कम होगी, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और दो से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दो फोटोन को इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एब्सॉर्ब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसे एक फोटोन पड़ेगा उसके ऊपर, एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब दूसरा वहां पे उसी जगह पे आएगा तो उसमें वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। ठीक है, देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां से डिस्प्लेस हो चुका होगा, दूसरी लाइट वहां पे आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, एब्सॉर्ब कहां से करेगा, एक्साइट होकर दूसरी जगह चला जा चुका है वहां। ठीक है, तो इसका पहला का आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन कैन अब्सॉर्ब ओनली वन फोटोन एट ए टाइम एंड नॉट टू फोटोन्स, एनर्जी ऑफ वन रेड फोटोन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो नो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। नेक्स्ट, आर 0.5 मोल ऑफ NaOH एंड 0.5 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन सेम। इसमें कई बच्चों ने 0.5 मोल की जगह पे क्या ले लिया, इसको मोलैलिटी समझ लिया कि कहाँ लिखा है यहाँ की मोलैलिटी है बेटा, मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m होता है, यहाँ पे स्मॉल m ने लिखा, मोल लिखा है। ठीक है, 0.5 मोल ऑफ NaOH मीन्स व्हाट इज मोलर मास ऑफ NaOH 40, 1 मोल का मास 40 ग्राम, 0.5 मोल का मास कितना हो जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, सो 0.5 मोल ऑफ NaOH मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH। 0.5 molar of NaOH means 20 gram of NaOH is dissolved in 1 liter volume of solution. ठीक है, in 1 liter volume of solution only 20 gram of NaOH is present. तो एक में वॉल्यूम है 1 लीटर और दूसरे में वॉल्यूम नहीं है, this is the difference. Then the formation of fluoride ion in gaseous state from fluorine gas is exothermic, whereas O2 dinegative from O is endothermic. इस क्वेश्चन में मैंने जो ऑब्जर्व किया कॉपी चेक करने में कि 96% बच्चों ने गूगल किया है, क्योंकि 4 बच्चों का आंसर सही हो ये बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन चार बच्चों का आंसर सेम टू सेम हो और गलत हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे पता चलता है कि चीटिंग की गई, और इसमें या तो आपने आपस में डिस्कस किया या आपने गूगल बाबा की हेल्प ली, जय हो गूगल बाबा, और गूगल बाबा ने आपके आंसर कटवा दिए, मार्क्स कटवा दिए। ठीक है, आप देखिए कैसे कटवा दिए, आपने क्या लिखा कि F atom when gains 1 electron forms fluoride ion. ठीक है, in this Graney process there is when electron is gained, then what is happening, there develops an attraction force between the electron and the nucleus of fluorine atom, so energy is released and the process is exothermic. बट फिर आपने लिखना चालू किया O2 डाइनेगेटिव के केस में
कि O2 डाई नेगेटिव में ऑक्सीजन में 6 क्या है, पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्साइड आयन बनाने के लिए, उससे इसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाएगा एंड देयरफॉर इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड इट विल बी एंडोथर्मिक। भाई किसने बोला, ये कौन सा रीजन हुआ, ये तो एक कंसीक्वेंस है। आपसे पूछा है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स आपको इसमें रीजन देना है, क्यों एनर्जी रिलीज होगी, क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये थोड़ी कि स्टेबिलिटी गेन करेगा इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के बाद स्टेबिलिटी आती है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, एक सिंगल ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोनों में अट्रैक्शन डेवलप होगा और इसकी वजह से O नेगेटिव बनेगा प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड, सो फॉर्मेशन ऑफ O नेगेटिव एंड इज एक्सोथर्मिक। सेकंड पैटर्न फिर क्या हो जाएगा कि O नेगेटिव व्हेन गेन्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, O नेगेटिव आयन जो बना मोनोवैलेंट आयन बना O नेगेटिव, when it gains one electron there will be large repulsive forces between O negative and negatively charged electron. Electron is also negatively charged and O negative is also negatively charged. दोनों अट्रैक्ट कैसे करें एक दूसरे को, एक दूसरे को अट्रैक्ट ये कर ही नहीं सकते, इसलिए फिर भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी हमको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा, because there exists large repulsive forces between two negatively charged species O negative and one electron. अब वो अपने आप अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसलिए हमको उनको पुश करना पड़ेगा, मीन्स बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी and then only the reaction will become endothermic. ये 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये उसका कंसिक्वेंसेस है, रीजंस में नहीं आते। तो गूगल में आपने कहीं से डाउट नोट वगैरह से लिखा आपने, उसने एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसे एक्सप्लेन की वजह क्या है, उसका कारण क्या है, वो उसमें मेंशन नहीं है। अब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग करेंगे ऐसा काम, लेकिन किया है तो फाइन, आपकी किस्मत है, आपका भविष्य है। Then calculate the energy and frequency of the radiation emitted when electron jumps from n equals 4 to n equals 2 in hydrogen atom. इसमें कहाँ पे लिखा है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेस्पेक्ट में बोलना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कहाँ लिखा है, आपको वेव नंबर निकालना है। आपने इसमें वेव नंबर निकाला, फिर वेव नंबर से आपने उसको वेवलेंथ निकाला, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाला, फिर फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकाला। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों भाई, सीधे सीधे क्यों नहीं कर सकते थे। और फिर जब आपने एनर्जी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में निकाला, ठीक है, E इक्वल्स आपने लिख दिया RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1n2 स्क्वायर, ठीक है, वो E नहीं होती बेटा, वो डेल्टा E होता है, इट्स नॉट E, इट्स डेल्टा E मीन्स चेंज इन एनर्जी। और डेल्टा E का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो पहले क्या निकालना था आपको, एनर्जी फॉर फर्स्ट n इक्वल टू 1 दैट इज 4, उसके लिए एनर्जी निकालना चाहिए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस RH अपॉन n1 स्क्वायर, फिर दूसरे के लिए माइनस RH अपॉन n2 स्क्वायर। जब डेल्टा E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस RH हो जाएगा, वो माइनस RH नहीं रहेगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, फाइनल कौन सा सेल, jumps from 4 to 2, so final energy state is 2, initial energy state is 4, so the equation that will be delta E equals RH then 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने माइनस RH लिखा है तो फॉर्मूले में आएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इधर बाहर RH की जगह पर अगर पॉजिटिव हो गया तो उधर भी चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इट विल बिकम 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। फिर उससे आप इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। RH की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक बार आप लो, फिर उसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको मल्टीप्लाई करके आप उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। आपने डायरेक्ट जूल की टर्म्स में क्यों नहीं ले लिया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल वाला, याद नहीं आया, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, बात नहीं है, ये
डाउट नेट में गूगल में किया हुआ आंसर है। उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में निकाला है, फिर उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके उसमें कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद फिर एनर्जी निकाला कि डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। किसने बोला एच सी अपॉन लैम्डा करना है? डेल्टा इक्वल टू एच न्यू डायरेक्ट ले लेते और न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच कर लेते डायरेक्ट। इतना ज्यादा घुमाने को, घुमा घुमा के आपस में खुद कंफ्यूज होना और फिर उसको आंसर को गलत कर देना, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। दिस वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O whole y 3.1 gram of carbohydrate on heating. In the absence of oxygen, it's 1.24 gram of carbon. अब इसमें भी बहुत अच्छा आपने आंसर लिखा। सबसे पहले आपने टेबल निकाल लिया और टेबल में लिख दिया कि कार्बन का परसेंटेज आ गया 40%, हाइड्रोजन का आ गया 60%, और आपने सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, और बाद में आप क्या लिख रहे हैं? बाद में आप निकाल रहे हैं कि कार्बन का परसेंटेज 40 और उसका हाइड्रोजन का 60। क्यों भाई? निकाल आप बाद में रहे हो, लिख आप पहले रहे हो। ठीक है, आंसर में पहले आपको निकालना चाहिए। कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये आपका 1.24 ग्राम कार्बन अपॉन 3.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटू 100 इक्वल जो भी आ जाता 40%। पहले ये निकाल लेते, फिर हाइड्रोजन का निकाल लेते इसी तरीके से 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। फिर टेबल बनाते, नंबर ऑफ मोल्स निकालते, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता, फिर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करते, 6 आता, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते। इससे भी पता चलता है कि ये भी आंसर गूगल किया हुआ आंसर है। जिन्होंने आंसर लिखा है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने क्या ओवर स्मार्टनेस दिखाई है पेपर करने में। ठीक है, ये ओवर स्मार्ट नहीं है, ये ओवर बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको पता है कि 11th में किसी भी पीरियोडिक, हाफ ईयरली, किसी के भी मार्क्स एनुअल में काउंट नहीं होते। ये सिर्फ आपके असेसमेंट के लिए है। और आपको ये भी पता है कि एनुअल एग्जाम जो होगा वो तो स्कूल में होना है। अगर आप अभी से ये बैसाखियाँ पकड़ोगे, ठीक है, और अपने आप को हैंडीकैप बनाओगे तो आगे दौड़ोगे कैसे? रेस में दौड़ोगे कैसे जब शुरू से ये रॉन्ग मेथड्स, रॉन्ग ट्रिक्स अपनाएंगे आप? ऐसा नहीं करना चाहिए। 11th के बच्चे से ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है, और अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट del IH1 and del IH2 ionization enthalpies are given. Element 1 2 3 इसका del IH1 लिखा है, del IH2 लिखा है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज लाइकली टू बी अ नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन होगा? जिसकी del IH1 है या del IH2 मैक्सिमम हो? del IH1, ठीक है, जिसकी आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, नॉन मेटल है। सीधे देख लिया 1142 मैक्सिमम है थर्ड की। सो द एलिमेंट थर्ड वुड बी नॉन मेटल। ठीक है, एंड अल्कली मेटल, अल्कली मेटल क्या होगी? जिसकी del IH1 कैसी हो? मिनिमम। del IH1 मिनिमम किसकी है? अल्कली मेटल की, 403। ठीक है, इसलिए ये हो गया फर्स्ट अनअल्कली मेटल। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा? जिसकी del IH1 की वैल्यू जो है वो अल्कली मेटल से ज्यादा हो, लेकिन del IH2 अल्कली मेटल की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अल्कली मेटल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और उसके बाद उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। अब देखिए, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट की मैक्सिमम हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। फर्स्ट वाली कम थी, लेकिन सेकंड वाली बहुत ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, इसका मतलब ये अल्कली मेटल्स है। ऐसा इसलिए होता है del IH2 के केस में, क्योंकि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन alkali metals gain noble gas configuration, then to lose another one electron it requires very huge amount of energy. आपने इसका भी आंसर खूब अच्छी से मस्ती से गूगल करके लिख दिया। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, दिमाग इतना भी नहीं लगाया कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपने लिख दिया अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रोजन्स। ठीक है, उसका रीजन क्यों नहीं लिखा भाई? ये जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा क्यों दिया है आपको? इस डेटा के बिहाफ में आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहिए ना अपने आंसर को। अनलेस यू जस्टिफाई योर आंसर, वॉट एवर यू आर राइटिंग इन सच क्वेश्चंस, योर आंसर्स आर नॉट करेक्ट। इफ एलिमेंट थर्ड इज अ नॉन मेटल, आपने सीधे लिख दिया एलिमेंट थर्ड इज नॉन मेटल। व्हाई? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्यों नहीं आता? व्हाई?
आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप साइंस स्टूडेंट नहीं है, छोड़ दीजिए साइंस और कॉमर्स में चले जाइए। आपके मन में कुछ भी लिखते हो अपने आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई आई एम राइटिंग दैट दिस एलिमेंट इज अ नॉन मेटल, लिखना चाहिए आपको। एलिमेंट थर्ड इज नॉन मेटल बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल आई एच वन इज मैक्सिमम। ठीक है। एलिमेंट वन is alkali metal because its del IH1 is less than the second and del IH2 is very very large or maximum, so it is alkali metal and the remaining third will be alkaline earth metals। ये रीजन बिना लिखे अगर आप आंसर लिखते हो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1+1+1, ऑटोमेटिकली आपके हाफ हाफ मार्क्स रीजन के कट जाएंगे। कितना मिला आपको? 0.5 0.5 0.5। गूगल को थोड़ी ना पता है, ये सेंस गूगल को नहीं है, उसको तो जिसने डेटा फीड कर दिया बस वही देगा वो। आपको तो सेंस है ना। कोई कुछ भी रास्ता चलते बोलता रहेगा तो आदमी क्या बोलता है? पागल है। कब तक आदमी बोलता है पागल है? जब तक कि लॉजिकली अपने बात को वो जस्टिफाई नहीं कर देता। तो हर ये इसका आंसर किसी ने जस्टिफाई नहीं किया पूरे क्लास में, 28 में से 28 बच्चों ने। ये समझ में नहीं आया क्या है, आप क्या कर रहे हो? ये बात आपके मन में क्यों नहीं आ रही कि आंसर देना है हमको, और आंसर जब भी आप दोगे कोई पागल नहीं है जो आपकी बात मानेगा। आपकी बात तभी मानी जाएगी जब आप उसको जस्टिफाई करेंगे, उसके पीछे लॉजिक देंगे, रीजन देंगे। नेक्स्ट, ये तो इसमें तो बहुत ही अच्छा आंसर मिला है मुझे। राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 पॉजिटिव और O2 डाई नेगेटिव। पूछा गया O2 पॉजिटिव और O2 डाई नेगेटिव। बच्चे ने गूगल किया, उसमें लिखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, O2 पॉजिटिव O2 डाई नेगेटिव। O2 तो भैया पूछा गया है एनसीईआरटी में, मेरे पेपर में तो O2 है ही नहीं। देन व्हाई आर राइटिंग O2? ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, उसका डायग्राम बना रहे हैं ऑक्सीजन का, O2 का। क्वेश्चन में ही नहीं है। अरे भाई नकल भी किए तो थोड़ा अकल तो लगा लेते। जो चीज पूछी नहीं है उसको भी लिख रहे हो आप, पूरा टीपे जा रहे हो, टीपे जा रहे हो। ठीक है। फिर O2 पॉजिटिव में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 16 में से माइनस कर दिया, 15 हो गया। इसमें 16 में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए आपने, 18 हो गया। उसके बाद जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा इनके, तो उसमें आपको एक बार चेक तो करना चाहिए जो आपने लिखा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स आपने भरे हैं कि नहीं भरे। आपने सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, और उसका इलेक्ट्रॉन भरे, पता चला 15 इलेक्ट्रॉन भरना था, भरे 13 है। भरना 18 चाहिए इलेक्ट्रॉन, O2 डाई नेगेटिव में भरे 16 है। उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते थे कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हमने। इतना लापरवाही से एग्जाम दोगे तो क्या करोगे? देन कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर्स। बॉन्ड ऑर्डर्स भी इनका कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने हैं डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। O2 पॉजिटिव का कितना आ गया, 2.5, और O2 डाई नेगेटिव का 1। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है स्टेबिलिटी कम है। O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसलिए O2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन O2 डाई नेगेटिव। सिंपल। देन प्रिडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। उसमें आप देखें किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो O2 पॉजिटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। O2 डाई नेगेटिव में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो डायमैग्नेटिक। कितना सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी आपने नंबर कटवाए। ठीक है। तो ऐसा पहला एग्जाम था आपका। मैं ये मान लेता हूँ कि अभी आप 10th से ऊपर आए हैं, लेकिन अभी आपके अंदर 11th वाली मैच्योरिटी नहीं है। 11th के बच्चे को 9 10th की तरह जैसे टीचर डांटते हैं दिन भर टाक चाहे 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 उस तरह से डांटना पड़े, इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है। और ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको अपने बिहेवियर में मैच्योरिटी लाना जरूरी है। खुद भी जब कोई आंसर लिखते हो, थिंक लाइक साइंटिस्ट, थिंक लाइक स्टूडेंट ऑफ साइंस, आस्क क्वेश्चंस योरसेल्फ अगेन एंड अगेन बिफोर राइटिंग द आंसर, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या मेरे आंसर से हर पॉइंट्स का आंसर आ रहा है जो पूछा गया है। आपको रीचेक करना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा अपने आंसर्स को बार बार। All right, so now you can switch on your camera. This is all about discussion part.
कैमरा ऑन करो। ऐसे ही आंसर देंगे सब लोग हैं? आज मैं देख रहा था 9th में, कोई टीचर बोल रहा था 9th क्लास में कि बेटा ये सब तुमने क्यों किया, कैसे किया? मैडम गूगल से किया। अच्छा, गूगल से किया, क्यों किया? नहीं मैडम, गूगल के अलावा और